से बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो होली की रंगोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियों के सारे रंग भरे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपका ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए, आपको, आपकी टीम और सभी के लिए हमारी हृदय से प्रार्थना है कि आपका जीवन, सभी का जीवन खुशहाल रहे और होली के बहुत ही उजागर रंगों से आप सभी का जीवन रंगमय रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया गौरांग सर। सर, भारतीय बाजार में भी अब उम्मीद तो यही है, इनफैक्ट नारा भी हम ये लगा रहे हैं कि हरा रंग दिखे और लाल रंग जो है वो छटे लेकिन बाजार वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स दिखा भी रहा है। अब क्या भी करें, ग्लोबल मार्केट से भी अनिश्चितताएं हैं। भारतीय बाजार वैसे कुछ तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहें तो हो सकते हैं। अभी इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था, महंगाई को लेकर जो तकलीफें, चिंताएं कम होती नजर आ रही है। एफआईएस की वापसी का तो अब भी इंतजार है, लेकिन इस वक्त डेटा जो है कुछ कुछ अब पॉजिटिव आना शुरू भी हुए हैं। क्या राय होगी मार्केट्स पर आपकी? मानसी, स्थानीय मार्केट में से ऐसे कोई संकेत ही नहीं है कि बाजार में इस प्रकार की प्रतिक्रिया या परिस्थिति उभर करके हमें देखने मिले। ये जो पूरा दारोमदार जो है, इस पूरा बोझ जो इस गिरावट का हमने देखा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत आए उसको लेकर के है। और अभी जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की बातें छेड़ी है, उसको लेकर के दबाव है और ये दबाव शायद 2 अप्रैल तक हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अप्रैल वो तारीख है जहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ की लागू हो जाएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणी करी है, उन्होंने कई टिप्पणियां करी भी थी जिसको 1 महीने के लिए पीछे धकेल दिया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की परिस्थिति उभर करके आती है। लेकिन एक सही बात आपने भी कही, महंगाई दर काबू में आ रही है। जो अभी जो आंकड़े हमने देखे हैं, ब्याज दरों में कटौती की जारी रहेगी आने वाले समय में। महंगाई दर अगर नियंत्रण में रही, 10 अप्रैल से अगले महीने चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। वहां पर रंग और रुझान थोड़ा और बेहतर हो, ऐसा हमारा अनुमान है। और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो भारी मात्रा में बिकवाली हो रही थी मानसी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नरम पड़ती हुई नजर आती है और कुछ दिनों में खरीदारी भी नजर दिखाई देती है हमें। तो यहां से उभरने के लिए समय लगेगा। खाली एक ही चीज है, अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया विश्व भर के बाजार की, ये अगर थोड़ा बहुत साथ देती है तो हम शायद यहां से बेहतर तरीके से ऊपर उभर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं तो मेरे ख्याल से अप्रैल के एक पहले दूसरे हफ्ते में शायद परिस्थिति यहां से और सुधरे, ऐसा अनुमान है। उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि परिस्थितियां अब यहां से सुधरती नजर आएं आने वाले कुछ तिमाहियों में। लेकिन गौरांग सर, साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पिछले कुछ दिनों से अब फोकस रेडार पर है। कच्चे तेल की चाल से लिटरल ताल्लुक रहता है और कच्चे तेल की चाल हमने पिछले दिनों ब्रेंट क्रूड $69 अ बैरल टू $71 अ बैरल के आसपास देखा है। आज ही के सत्र में अगर देखेंगे, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स जैसे एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या इस पर कोई सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए आपको नजर आते हैं? जी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इन पर सकारात्मक सा रुझान कच्चे तेल के दाम जो नीचे आ रहे हैं वो तब दिखाई देगा जब ये निरंतर नीचे की तरफ रहे। हफ्ते में 4 दिन या हफ्ते में 6 दिन या फिर 1 हफ्ते अगर या 2 हफ्ते भी अगर दाम नीचे रहते हैं तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारा आकलन और अनुमानित गणित ये कहता है कि अगर $70 के नीचे ब्रेंट प्रति बैरल और $65 प्रति बैरल के नीचे नाइमेक्स, ये दोनों ही अगर लंबी अवधि के लिए नीचे की तरफ रहते हैं तो न तो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, बल्कि बाकी अन्य क्षेत्र जो निर्भर हैं कच्चे तेल के ऊपर, उन पर भी आपको सकारात्मक असर आता हुआ दिखेगा। और कुछ बातें हमने सुनी थी कि ओपेक प्लस देशों के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाएगा और हिदायत दी गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ऑयल ओपेक प्लस देशों को कि वो अपने कच्चे तेल के दाम भी घटाएं। तो लंबी अवधि के लिए अगर नीचे रहते हैं तो सकारात्मक, और हमारे भारत जैसे देश को तो इसका और भी लाभ मिलेगा।
गौरांग सर, आई हियर यू देयर एंड एक्सेप्ट इट ऑल्सो कि कच्चे तेल की चाल को नियंत्रण में रहना होगा। इनफैक्ट उबाल कम हो और लगातार $70 प्रति बैरल के नीचे अगर ट्रेड करता दिखे तब ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर ज्यादा कन्विक्शन बन सकता है। चलिए, किसी भी बाजार की अगर बात करें गौरांग सर, बाजार बनता है क्षेत्रों से, सेक्टर्स से, और सेक्टर्स बनते हैं कंपनी से। और कंपनीज में जब अच्छे ग्रुप की हम बात करें, ऐसे ग्रुप जिन्होंने अपनी अच्छी इमेज बनाई हो, इस इमेज में सबसे आगे अगर देखा जाए तो कई सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें टाटा ग्रुप की भी बात होती है लगातार, जो कि अपने कमिटमेंट, एथिकल बिजनेसेस प्रैक्टिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काफी हद तक जाना जाता है। एक अच्छी साख, एक अच्छी इमेज तो बनाई है, लेकिन टाटा ग्रुप से जुड़ी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें से क्या निवेश का नजरिया बनता है आपके हिसाब से, और अगर हाँ तो टाटा ग्रुप से जुड़ी कौन सी कंपनी है जिस पर नजर रखनी चाहिए? मानसी, बहुत ही सटीक बात आपने की है, और एक सत्य भी है, क्योंकि मैं किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेट जगत का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा मानसी जी, कि टाटा समूह की ग्रुप कंपनी को लेकर के मैंने कोई नकारात्मक या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कोई खराब खबरें मैंने सुनी हूं। टाटा समूह पर या टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी ग्रुप पर कुछ ना कुछ ऐसे वाद विवाद वाले बयान आते रहते हैं, कुछ नकारात्मक खबरें भी आते रहती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में टाटा समूह की कंपनियां, टाटा सन्स के साथ जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, हमने काफी लंबे समय से टाटा ग्रुप कंपनी उस पर खरीदारी की राय दी है। फिर वो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी टाटा मोटर हो, या फिर आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, उदाहरण के तौर पर टीसीएस, टाटा एलेक्साई, या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज, या फिर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जैसे कि टाटा पावर हो, धातु क्षेत्र से टाटा स्टील, खपत से जुड़ी हुई कंपनी टाटा कंज्यूमर, ये सभी कंपनियों पर काफी लंबे समय से मानसी हमारी खरीदारी की राय रही है। हाँ, एक बात अपने जगह पर है कि यहाँ पर निवेशकों को थोड़ा समय देना पड़ता है अपने निवेश के ऊपर मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने ऐसी कोई नकारात्मक खबरें नहीं सुनी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक गौरांग सर। और अब एक और खबर आपके सामने रखते हैं। सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल की प्राइवेटाइजेशंस नहीं करेंगी। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। इस पर सारी की सारी जानकारी लेकर, डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन प्लान के साथ नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट रिवाइवल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, और इसके पीछे की कई वजहें हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिवाइवल करेगी। इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। करीब करीब 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे चुकी है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा और की बीएसएनएल के लिए, ताकि जो एमटीएनएल का 4G नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किया जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप न्यू पीएससी पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम 2 कंपनियां अपने कंट्रोल में रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, सो डैट कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। और इसके कई दूसरी वजहें भी हैं, और एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, की एरियाज हैं, जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक्सक्लूसिव सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, प्रोवाइड करा रही है, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। और इसलिए सरकार ने ये मंशा जाहिर की है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्राइवेटाइजेशन का मंशा नहीं है इस वक्त, बल्कि रिवाइवल प्लान पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकार के सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली न हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिटेल प्रकाश, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो क्लियरली इन कंपनियों के फाइनेंशियल सिचुएशन को और बेहतर करने की कवायद करते हुए और प्राइवेटाइजेशन पर सफाई देते हुए एमटीएनएल के स्टॉक में इनफैक्ट गौरांग सर ये खबर आने के बाद 13% का उछाल भी देखा जा चुका है। अगर ये स्टॉक आप ट्रैक करते हैं, कोई राय अगर इस पर बनती है तो बताइएगा। मानसी, कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक मेरा प्रश्न सरकार से बिल्कुल रहेगा कि अगर आप टावर्स और लैंड मोनेटाइज करते हैं और नकदी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसके बाद ये कंपनी के पास बचेगा क्या कामकाज के रूप में मैं बात कर रहा हूं। जहां तक बादशाह का सवाल है, आपको भी पता है, हमें भी पता है और जग जाहिर बात है कि एक समय पर एमटीएनएल बेताज बादशाह हुआ करता था जहां तक दूरसंचार का प्रश्न आता है, लेकिन आज के तारीख में उसी प्रश्न को लेकर के शून्य सामने आता है जहां तक एमटीएनएल का सवाल है। बीएसएनएल पर हमने कुछ बातें सुनी थी माइग्रेशन को लेकर के, टैरिफ्स के पैकेजेस को लेकर के वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके आगे कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये सब होने के बाद सरकार इस कंपनी का क्या करेगी, कामकाज के रूप में क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं और इन कंपनियों को हम कवर भी नहीं करते हैं, तो मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मानसी। बिल्कुल। एक सवाल बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी होगा गौरांग सर से, लेकिन एक बार मार्केट पर एक नज़र होनी चाहिए इस वक्त इंडेक्सेस पर और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कैसी बन रही है। बैंक निफ्टी मार्केट को क्लियरली संभालते हुए बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा एक्शन है। निफ्टी 22,400 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हूँ। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन बैंकिंग से जुड़े स्टॉक्स से ही नजर आएगा, जो कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स और इसी के साथ साथ एलएनटी, आईटीसी, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, रिलायंस जैसे काउंटर्स है जहां से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे, बैंक सबसे आगे खड़े हैं, उसके ठीक साथ एनर्जी और एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन का खेमा है। वहीं आईटी, मेटल, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर बैक सीट पर बैठे हैं। गौरांग सर, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स कहे जाते हैं, एनबीएफसीज कहे जाते हैं। पिछले दिनों कुछ खबरें भी आई, बावजूद इसके हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में लार्जर बैंक और साथ ही छोटी मझौले बैंक्स में एक्शन मजबूती का रुझान है। इंडसइंड बैंक के डाउनफॉल के बाद आरबीआई भी एक्शन में आई। उन्होंने भी कहा कि सभी बैंक्स हेजिंग गाइडलाइंस का पालन करें। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे पॉकेट को आप? तो मानसी, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन वित्तीय क्षेत्र हर एक देश के लिए जरूरी है जहां तक उनकी विकास दर आगे बढ़ने का प्रश्न है और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का प्रश्न है। अगर आपकी वित्तीय क्षेत्र मजबूत नहीं है तो पूरा ढांचा पत्तों के महल के तरह आपको बिखरता हुआ नजर आएगा। और हमने यहां तक कहा है हमारे ही चैनल इतने और स्वदेश पर कई बार मानसी के आपके पोर्टफोलियो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक्स, कुछ चुनिंदा मजबूत निजी क्षेत्र की बैंक्स और उसके साथ साथ एनबीएफसीज डाइवर्सिफाइड। ये जो खेमा है वित्तीय क्षेत्र का, ये कहीं ना कहीं योगदान, जब आपका पोर्टफोलियो प्रदर्शन बेहतर करने लगेगा तो तब आपको ये देखने मिलेगा कि वित्तीय क्षेत्र पर जहां आपने निवेश किया है वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। और एक दूसरी कल्पना ये भी है, विचारधारा ये भी है कि अगर हमारा भारत देश नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है या फिर सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनना चाहता है तो सबसे बड़ा योगदान वित्तीय क्षेत्र को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने गौरांग सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी एनालिसिस शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी टीम को होली रंगोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं।